दोस्तों, राजनीति एक ऐसा शतरंज है जहां एक छोटी सी चूक सत्ता के बड़े बड़े सिंहासन राख कर देती है। साल 2026, पश्चिम बंगाल एक बार फिर भारत का सबसे बड़ा कुरुक्षेत्र बन चुका है। लेकिन भविष्य की बात करने से पहले हमें अतीत के उन पन्नों को पलटना होगा जहां आज के बंगाल की नींव छिपी है। आज हम रिकॉर्ड करेंगे एक ऐसी मास्टरमाइंड की कहानी जिसने बिना किसी गॉडफादर के दुनिया की सबसे मजबूत राजनीतिक मशीनरी को ध्वस्त कर दिया। कल्पना कीजिए, 70 के दशक का कलकत्ता। जेपी नारायण का विशाल काफिला गुजर रहा है। तभी अचानक भीड़ को चीरती हुई 17 से 18 साल की एक साधारण सी लड़की निडर होकर उस काफिले के बिल्कुल सामने सड़क पर लेट जाती है। उस दिन उस युवा लड़की ने सिर्फ काफिला नहीं रोका था, बल्कि सत्ता को बता दिया था कि बंगाल में एक ऐसे तूफान का जन्म हो चुका है जिसे दबाया नहीं जा सकता। वो लड़की थी ममता बनर्जी। आखिर कैसे उन्होंने 34 साल पुराने अभेद्य किले को अपनी कूटनीति से भेद दिया, और आज 2026 के ऐतिहासिक चुनाव में जब उनके सामने सबसे बड़ी और आधुनिक चुनौती खड़ी है, तो क्या उनका वो पुराना जादू फिर चलेगा? अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि ममता बनर्जी फाइल आपकी राजनीतिक समझ पूरी तरह बदल कर रख देगी। वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखें और शुरू करने से पहले कमेंट्स में जय हिंद लिखें। चलिए इस राजनीतिक चक्रव्यूह का पर्दा उठाते हैं। दोस्तों, महान राजनेता अचानक नहीं बनते, उन्हें परिस्थितियां गढ़ती हैं। ममता बनर्जी की राजनीतिक समझ किसी विदेशी विश्वविद्यालय की वातानुकूलित क्लासरूम में नहीं, बल्कि कोलकाता की संकरी गलियों और पारिवारिक जिम्मेदारियों की भट्टी में तैयार हुई थी। उनके पिता प्रमिलेश्वर बनर्जी कांग्रेस के एक समर्पित कार्यकर्ता थे। घर में हमेशा देश, समाज और नीतियों पर चर्चाएं होती रहती थीं। छोटी सी ममता ने बहुत कम उम्र में ही यह समझ लिया था कि समाज में बदलाव केवल बातों से नहीं, बल्कि जमीनी स्तर पर काम करने से आता है। लेकिन नियति को उनका एक अलग ही इम्तिहान लेना था। जब वो स्कूल में ही थीं, तभी उनके पिता का एक गंभीर बीमारी के कारण निधन हो गया। पिता का साया उठते ही एक भरे पूरे परिवार की पूरी जिम्मेदारी अचानक इस युवा लड़की के कंधों पर आ गई। एक ऐसा समय जब आम लड़कियां अपने भविष्य के सुनहरे सपने बुनती हैं, तब ममता सुबह उठकर परिवार के लिए भोजन बनाती, भाई बहनों को स्कूल भेजती और घर का खर्च चलाने के लिए दूध के डिपो में काम करती। इसके बाद वो बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती ताकि अपनी और भाई बहनों की फीस भर सकें। यही वो दौर था जिसने उन्हें अर्थशास्त्र और समाज शास्त्र का सबसे बड़ा व्यावहारिक ज्ञान दिया। उन्होंने समझ लिया कि आम आदमी की असली समस्या क्या है। उन्हें पता चल गया कि जब राशन खत्म होता है तो एक माँ पर क्या बीतती है। यही जमीनी जुड़ाव आगे चलकर उनकी राजनीति का सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र बना। उन्होंने जान लिया था कि जनता कागजी आंकड़ों से नहीं, बल्कि भावनाओं और सच्चे जुड़ाव से जुड़ती है। उनके भीतर एक ऐसा अनुशासन और संकल्प पैदा हो गया जिसने उन्हें किसी भी बड़ी से बड़ी चुनौती के सामने झुकना नहीं सिखाया। जब ममता बनर्जी ने उच्च शिक्षा के लिए जोगमाया देवी कॉलेज में कदम रखा, तब बंगाल का माहौल पूरी तरह से एक तरफा था। राज्य के हर कॉलेज, हर विश्वविद्यालय और हर छात्र संघ पर वामपंथी विचारधारा का गहरा प्रभाव था। वहां कोई दूसरी आवाज उठाना भी एक बहुत बड़ा जोखिम माना जाता था। लेकिन ममता ने भीड़ के पीछे चलने के बजाय अपना रास्ता खुद बनाने का फैसला किया। उन्होंने महसूस किया कि वामपंथी नेता अक्सर बहुत भारी भरकम दार्शनिक और किताबी भाषा का इस्तेमाल करते थे, जो शायद एक आम रिक्शा वाले, मजदूर या गरीब महिला की समझ से परे होती थी। यहीं पर ममता ने अपनी सबसे पहली और सबसे बड़ी राजनीतिक चाल चली, संवाद की कला। उन्होंने कॉलेज में कांग्रेस की छात्र इकाई की स्थापना की। जब वो भाषण देती तो वो मार्क्स या लेनिन के बड़े बड़े सिद्धांत नहीं समझाती थीं। वो सीधे दाल चावल, बस के किराए, महिलाओं की सुरक्षा और आम छात्रों की रोजमर्रा की समस्याओं पर बात करती थीं। उनका बात करने का अंदाज बिल्कुल वैसा ही था जैसे कोई बड़ी बहन या बेटी अपने परिवार से बात कर रही हो। उनके इस मनोवैज्ञानिक जुड़ाव ने कमाल कर दिया। जो छात्र कल तक उनका मजाक उड़ाते थे, वो अब उन्हें ध्यान से सुनने लगे। उन्हें डराने और पीछे हटने के लिए कई तरह के दबाव बनाए गए, कड़ा विरोध झेलना पड़ा, लेकिन उनका आत्मविश्वास अडिग रहा। उन्होंने साबित कर दिया कि अगर आपकी आवाज में सच्चाई है और आप जनता की भाषा बोलते हैं, तो कोई भी विचारधारा आपको रोक नहीं सकती। वो सिर्फ एक छात्र नेता नहीं थी, वो एक मास कम्युनिकेटर बन चुकी थीं। अब आते हैं उस साल पर जिसने भारतीय राजनीति में ममता बनर्जी के नाम का डंका बजा दिया। साल 1984। देश में लोकसभा चुनाव का माहौल था। बंगाल की जादवपुर सीट से वामपंथी मोर्चे के सबसे बड़े, सबसे अनुभवी और कद्दावर नेता सोमनाथ चटर्जी चुनाव मैदान में थे। उनका कद इतना बड़ा था कि विपक्षी दलों के बड़े बड़े रणनीतिकार भी उस सीट से चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे। इसे एक हारी हुई लड़ाई माना जा रहा था। तभी पार्टी आलाकमान ने एक युवा और ऊर्जावान चेहरे को आगे करने का फैसला किया और 29 साल की ममता बनर्जी को टिकट दे दिया गया। राजनीतिक पंडितों ने इसे एक मजाक समझा। एक तरफ अथाह संसाधनों वाली सत्ता और दूसरी तरफ एक युवा लड़की जिसके पास न तो प्रचार के लिए बड़ी गाड़ियां थीं और न ही फंड। लेकिन यहीं पर
ममता ने अपनी रणनीतिक बुद्धिमत्ता का वो प्रदर्शन किया जिसे आज भी पॉलिटिकल साइंस की किताबों में पढ़ाया जा सकता है। उन्होंने सोमनाथ दा पर कोई आक्रामक या नकारात्मक टिप्पणी नहीं की। इसके बजाय उन्होंने एक बेहद भावनात्मक और सम्मानजनक रणनीति अपनाई। वो उन्हें जनता के बीच मामा कहकर बुलाने लगी। ममता संकरी गलियों में पैदल घूमती, घर घर जाती और महिलाओं से कहती, मामा तो बहुत बड़े नेता हैं, वो कई बार जीत चुके हैं, इस बार अपनी इस छोटी बेटी को काम करने का मौका देकर देखिए। चुनाव प्रचार के दौरान ही एक बहुत ही दिलचस्प घटना हुई। जब एक जगह ममता और सोमनाथ चटर्जी आमने सामने आए तो बंगाल की परंपरा के अनुसार ममता उनके पैर छूने के लिए झुकी, लेकिन सोमनाथ दा ने असहज होकर उन्हें ऐसा करने से रोक दिया। ममता के राजनीतिक दिमाग ने इस एक पल को तुरंत पकड़ लिया। उन्होंने इसे एक बड़ा जन मुद्दा बना दिया और जनता के बीच यह संदेश गया कि एक बड़े और सत्ताधारी नेता ने बंगाल की एक साधारण बेटी को आशीर्वाद देने से मना कर दिया। यह एक मास्टर स्ट्रोक था। जब नतीजे सामने आए तो पूरे देश की आंखें फटी रह गईं। एक अनजान युवा लड़की ने बंगाल के सबसे बड़े राजनीतिक दिग्गज को चुनाव में हरा दिया था। यह सिर्फ एक चुनाव की जीत नहीं थी, यह एक मनोवैज्ञानिक जीत थी जिसने पूरे बंगाल को यह विश्वास दिला दिया कि बदलाव संभव है। जादवपुर की जीत के बाद ममता बनर्जी रातों रात एक राष्ट्रीय चेहरा बन गईं। लेकिन राजनीति में सफलता की सीढ़ियां कभी सीधी नहीं होती। 1989 के चुनावों में राजनीतिक समीकरण बदले और उन्हें हार का सामना करना पड़ा। लेकिन ममता के लिए हार कभी भी अंत नहीं रही, बल्कि वो उनके लिए एक नए संघर्ष की शुरुआत होती थी। 1990 का दशक बंगाल की राजनीति में भारी उथल पुथल का दौर था। सड़कों पर लगातार कड़े राजनीतिक टकराव हो रहे थे। जन आंदोलनों को रोकने के लिए सत्ता का पूरा जोर लगाया जा रहा था। 16 अगस्त 1990 को कोलकाता की सड़कों पर एक विशाल विरोध प्रदर्शन के दौरान एक ऐसी गंभीर घटना घटी जिसने पूरे देश को हिला दिया। इस भारी टकराव के बीच ममता बनर्जी को एक बड़ा और जानलेवा संकट झेलना पड़ा। उन्हें गंभीर चोटें आईं और उनकी स्थिति इतनी नाजुक हो गई कि उन्हें करीब 1 महीने तक अस्पताल के बिस्तर पर रहना पड़ा। ऐसा लगने लगा था कि शायद उनका राजनीतिक सफर यहीं थम जाएगा। लेकिन जब अस्पताल के स्ट्रेचर पर गंभीर हालत में लेटी ममता की तस्वीर अखबारों के जरिए पूरे बंगाल के घरों तक पहुंची तो उसने एक सहानुभूति और क्रांति की ऐसी लहर पैदा कर दी जिसे संभालना किसी के लिए भी मुमकिन नहीं था। जनता ने देख लिया था कि यह नेता सिर्फ वातानुकूलित कमरों में बैठकर भाषण नहीं देती, बल्कि जनता के हक के लिए अपनी जान जोखिम में डालने से भी पीछे नहीं हटती। उनका यह अदम्य साहस उन्हें अब सिर्फ एक नेता से ऊपर उठाकर एक जन प्रतीक बना चुका था। 1991 में राजीव गांधी के दुखद अंत के बाद ममता ने दिल्ली में अपना सबसे बड़ा समर्थक खो दिया था। वो लगातार सांसद चुनी जा रही थीं, केंद्र में मंत्री भी बनी, लेकिन उनका असली लक्ष्य बंगाल था। उसी दौरान उन्हें यह साफ महसूस होने लगा कि उनकी अपनी ही पार्टी कांग्रेस के कुछ बड़े और वरिष्ठ नेता बंगाल में वामपंथियों के खिलाफ उतनी आक्रामकता से नहीं लड़ रहे हैं जितनी जरूरत है। ममता एक स्पष्टवादी नेता थीं। अगर उन्हें कुछ गलत लगता तो वो अपनी ही पार्टी के बड़े से बड़े नेता के खिलाफ भी खुलकर बोलने से पीछे नहीं हटती थीं। वरिष्ठ नेताओं के साथ उनके वैचारिक मतभेद लगातार बढ़ते जा रहे थे। जब उन्हें लगा कि मौजूदा पार्टी के ढांचे में रहकर वो बंगाल की जनता को एक मजबूत विकल्प नहीं दे पाएंगी, तो उन्होंने एक बहुत ही साहसिक और जोखिम भरा फैसला लिया। उन्होंने सत्ता और अपने स्थापित करियर की परवाह किए बिना 1 जनवरी 1998 को अपनी एक अलग राजनीतिक पार्टी ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस की स्थापना कर दी। उनका पार्टी का नाम और चुनाव चिन्ह भी उनकी गहरी सोच का हिस्सा था। तृणमूल का मतलब है जमीनी स्तर और उनका चिन्ह जोड़े फूल और घास, शांति, जमीनी जुड़ाव और नई शुरुआत का प्रतीक था। बिना किसी बड़े फंड, बिना किसी बड़े बुनियादी ढांचे के उन्होंने सिर्फ अपने करिश्मे और जनता के विश्वास के दम पर पूरे बंगाल की सड़कों को अपना कार्यालय बना लिया। ममता बनर्जी के राजनीतिक जीवन का सबसे बड़ा और निर्णायक मोड़ साल 2006 से 2008 के बीच आया। तत्कालीन वामपंथी सरकार ने औद्योगिकरण के नाम पर टाटा कंपनी को नैनो कार का प्लांट लगाने के लिए हुगली जिले के सिंगूर में जमीन देने का फैसला किया। इसके लिए किसानों की उपजाऊ और बहुफसली जमीनों का अधिग्रहण शुरू हुआ। सरकार इसे विकास बता रही थी, लेकिन ममता की पारखी नजरों ने इसके पीछे छिपे किसानों के दर्द और असुरक्षा की भावना को तुरंत भांप लिया। बंगाल का किसान अपनी जमीन को अपनी मां मानता है। जब किसानों ने अपनी जमीन देने से इनकार किया और एक कड़ा विरोध शुरू हुआ, तो ममता बनर्जी तुरंत उनके समर्थन में सबसे आगे आकर खड़ी हो गईं। उन्होंने कोई उग्र रूप अपनाने के बजाय 26 दिनों तक लगातार शांतिपूर्ण भूख हड़ताल की। यह उनकी एक बहुत बड़ी रणनीतिक चाल थी, जिसने पूरे देश और राष्ट्रीय मीडिया का ध्यान बंगाल की तरफ खींच लिया। उन्होंने एक नया और बेहद शक्तिशाली नारा दिया, माँ, माटी, मानुष, माँ, मिट्टी और इंसान।
इन 3 शब्दों में बंगाल की आत्मा बसती थी। यह सिर्फ एक नारा नहीं था, यह एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक अस्त्र था। सरकार और उद्योगपतियों को पीछे हटना पड़ा और 2008 में टाटा ने अपना प्रोजेक्ट बंगाल से बाहर ले जाने की घोषणा कर दी। यह ममता की सबसे बड़ी राजनीतिक और वैचारिक जीत थी। उन्होंने यह साबित कर दिया था कि विकास के नाम पर आप जमीनी इंसान को नजरअंदाज नहीं कर सकते। इसी आंदोलन की लहर ने 2011 के विधानसभा चुनावों में वामपंथ के 34 साल पुराने अजय माने जाने वाले किले को हमेशा के लिए ढा दिया और ममता बनर्जी बंगाल की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी। मुख्यमंत्री बनने के बाद ममता बनर्जी का रूप पूरी तरह से बदल गया। अब वो सिर्फ एक आंदोलनकारी नहीं, बल्कि एक प्रशासक थीं। उन्हें पता था कि सत्ता में बने रहने के लिए सिर्फ भावनाएं काफी नहीं हैं, बल्कि ठोस काम की जरूरत है। उन्होंने अपनी रणनीतिक समझ का इस्तेमाल करते हुए बंगाल की महिलाओं, ग्रामीण आबादी और हाशिए पर खड़े लोगों के लिए कई ऐसी योजनाएं शुरू की जिन्होंने उनका वोट बैंक अभेद्य बना दिया। कन्याश्री योजना के जरिए उन्होंने लाखों लड़कियों की शिक्षा और उनके सशक्तिकरण का रास्ता खोला, जिसे संयुक्त राष्ट्र (UN) तक से सम्मान मिला। इसके बाद लक्ष्मी भंडार और स्वास्थ्य साथी जैसी योजनाओं ने सीधे आम परिवारों की आर्थिक सुरक्षा को छुआ। विरोधियों ने उन पर कई तरह के गंभीर आरोप लगाए, कई तरह के राजनीतिक संकट भी आए, लेकिन ममता बनर्जी का महिलाओं और ग्रामीण मतदाताओं के साथ जो इमोशनल कनेक्ट बन चुका था, वो हर बार उनके लिए एक रक्षा कवच साबित हुआ। और अब दोस्तों, हम लौटते हैं आज के समय में। साल 2026। पश्चिम बंगाल का यह चुनाव ममता बनर्जी के राजनीतिक करियर की सबसे बड़ी, सबसे आधुनिक और सबसे कठिन अग्निपरीक्षा है। पिछले 15 सालों से सत्ता के शीर्ष पर रहने के बाद किसी भी सरकार को सत्ता विरोधी लहर का सामना करना ही पड़ता है। इस बार उनके सामने कोई पारंपरिक विपक्षी दल नहीं है, बल्कि भारतीय जनता पार्टी जैसी दुनिया की सबसे बड़ी और अथाह संसाधनों वाली आधुनिक राजनीतिक मशीनरी खड़ी है। विपक्ष लगातार भ्रष्टाचार, रोजगार और व्यवस्था से जुड़े कड़े सवाल उठा रहा है। इसके साथ ही खुद उनकी अपनी पार्टी के भीतर उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी की भूमिका और नई बनाम पुरानी पीढ़ी के नेताओं के बीच संतुलन बनाए रखने की एक बहुत बड़ी आंतरिक चुनौती भी उनके सामने है। आज का युवा मतदाता, जिसने शायद ममता बनर्जी के उस 90 के दशक वाले कड़े संघर्ष को अपनी आंखों से नहीं देखा है, वो आज विकास, रोजगार और तकनीक की भाषा में बात कर रहा है। 2026 का यह चुनाव सिर्फ रैलियों का चुनाव नहीं है, यह डेटा, सोशल मीडिया और परसेप्शन मैनेजमेंट का चुनाव है। क्या 71 साल की हो चुकी ममता बनर्जी एक बार फिर से अपनी उस संवाद की कला और जमीनी जुड़ाव के दम पर इस आधुनिक राजनीतिक चक्रव्यूह को भेद पाएंगी? क्या मां माटी मानुष का नारा एक बार फिर बंगाल के दिलों पर राज करेगा, या फिर 2026 बंगाल की राजनीति में एक बिल्कुल नए युग की शुरुआत करेगा? ये देखना न सिर्फ भारत के लिए, बल्कि दुनिया भर के राजनीतिक विश्लेषकों के लिए एक बेहद दिलचस्प केस स्टडी होने वाला है। तो दोस्तों, ये थी ममता बनर्जी की वो पॉलिटिकल मास्टर क्लास जिसने उन्हें जीरो से सत्ता के शिखर तक पहुंचाया। आपको उनकी कौन सी रणनीति सबसे मास्टरमाइंड वाली लगी? 1984 की कूटनीति या सिंगूर का आंदोलन? और 2026 के इस महासंग्राम को लेकर आपका विश्लेषण क्या कहता है? अपनी बेबाक राय हमें कमेंट्स में जरूर दें। अगर यह डीप और विश्लेषणात्मक रिपोर्ट पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। राजनीति के ऐसे ही अनसुने माइंड गेम डिकोड करने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा लें। हमेशा सच के साथ रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।